रेडियो एक्टिविटी को सीबीएसई ने अपने सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बिना इसके ये चैप्टर अधूरा अधूरा सा रहेगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज सबसे पहले किसने की थी? हेनरी बैकरल नाम के एक आदमी ने की थी और 1896 में की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि जो भी न्यूक्लियस बहुत हेवी होता है, चाहे जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, वो उसका धीरे धीरे नाश होता है, खत्म होता है। वो बाबू अनस्टेबल होने का क्या मतलब हुआ कि वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, है कि नहीं? तो उसका नाश होता है, डीके होता है, खत्म होता है, मर रहा होता है, तो इसी बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। इसी को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन। इसका मतलब है कि रेडियो एक्टिविटी कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज अ डीके। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस का नाश होता है। दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। बाबू रेडियो एक्टिव डीके 3 टाइप का होता है। मतलब रेडियो एक्टिविटी की वजह से ये जो न्यूक्लियस का नाश होता है वो 3 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है अल्फा डीके। तो अल्फा डीके में होता यह है कि एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है। जैसे जो बहुत हेवी न्यूक्लियस होते हैं ना, तो वो तो अपना मास कम न करना चाहेंगे, क्योंकि मास कम होगा तो वो थोड़े स्टेबल होंगे, तो इसीलिए वो खुद में से अल्फा पार्टिकल निकालते रहते हैं। अल्फा पार्टिकल का मतलब हुआ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के न्यूक्लियस को इन अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, अब यहाँ का 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अगर इकट्ठा होकर निकल जाए तो बोलेंगे इसमें से क्या निकल गया? अल्फा पार्टिकल निकल गया। अल्फा पार्टिकल थोड़ा स्टेबल होता है, इसीलिए वही निकलता है। सिंपल प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं निकलता है। बोलिए ना। चलिए, तो इसको बोला जाएगा अल्फा डीके। क्या बोलेंगे? अल्फा डीके। एक होता है बीटा डीके। तो बीटा डीके में या तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाएगा और ना तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाएगा। क्लियर है? और इन 2 प्रोसेसेस में 2 पार्टिकल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या फिर क्या? पॉजिट्रॉन निकलता है। तो बाबू जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो पॉजिट्रॉन निकलता है। और ये हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी दिमाग मत लगाइए। और ये बात समझिए कि ये एक टाइप का डीके हो गया, ये दूसरे टाइप का डीके हो गया। क्लियर है? तीसरा डीके होगा, अब नामी से समझ में आ रहा, अल्फा बीटा हो गया, तो तीसरा कौन होगा? गामा डीके। अब बाबू गामा डीके में कोई पार्टिकल नहीं निकलता है, गामा डीके में निकलता है रेडिएशन। क्या निकलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, हाई एनर्जी की फोटॉन्स निकलती हैं। अरे बोलिए। और वो जो फोटॉन्स निकलती हैं, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, वो विजिबल रेंज का नहीं होता है, वो अल्ट्रावायलेट नहीं होता है, वो एक्सरे नहीं होता है। वो कौन सा होता है? वो गामा रे होता है। गामा रे, जो कि सबसे हाई एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है गामा डीके। गामा रेस का निकलना कहलाता है गामा डीके, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास भी एनर्जी है। तो अगर गामा रेज निकलेंगी का मतलब हुआ उसकी एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम होगी तो वो पहले से ज्यादा स्टेबल महसूस करेगा अपने आप को। पॉजिट्रॉन के बारे में यह बताया जा रहा है कि पॉजिट्रॉन को डिनोट कैसे किया जाता है? E+ से। तो बाबू एगो होता है इलेक्ट्रॉन और एगो होता है प्रोटॉन। मास दोनों का सेम होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसका भी वही होगा 9.1 इंटू 10⁻31। लेकिन चार्ज जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अंतर बस आता है चार्ज में, वो भी माइनस और प्लस का। तो पॉजिट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन इतना भारी ही पार्टिकल है, बस गलती से नेगेटिव की बजाय उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है। मास है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन चार्ज है प्रोटॉन का। ऐसा समझ लेंगे। चलिए ठीक है। रदरफोर्ड एंड सोदीज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो बाबू रदरफोर्ड एंड सोडी ने एक लॉ दिया था, और
ये जो लॉ है ना, ये तो हमको लग रहा है कि कॉमन सेंस से आप भी बता सकते हैं। देखिए मैं ट्राई करता हूं। मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस का सैंपल है, उसमें टोटल 100 न्यूक्लियस है। कितने हैं बताओ? 100 न्यूक्लियस हैं। न्यूक्लियॉन्स नहीं बोल रहा हूं। ये मत समझना कि ये कोई एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर 100 लोग रह रहे हैं, ना ना, ये 100 न्यूक्लियस है। बोलो ना, हाँ ऐसा हो गया। मान लीजिए हर सेकंड 10 न्यूक्लियस का नाश हो जा रहा है। ऐसा समझिए कोई गांव है जिसमें 100 लोग हैं और हर सेकंड 10 आदमी मर रहा है, या हर दिन 10 आदमी मर रहा है, चाहे हर साल 10 आदमी मर रहा है। समय आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। तो अगर मान लो, एक मिनट, नाश का रेट क्या है, डीके का रेट क्या है? 10 न्यूक्लियस पर सेकेंड। 10 न्यूक्लियस पर सेकेंड। आप बताइए, सेम सैंपल लें लेकिन उसमें अगर सिर्फ 50 न्यूक्लियस हो तो हर सेकंड कितने न्यूक्लियस का नाश होगा? कितने का? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। बाबू 100 लोग थे तो हर साल मान लो 10 आदमी मर जा रहा है। अभी गांव में 85 आदमी है, क्या बोलते हो? 10 को मरेगा। बोलिए, मतलब 100 लोग हैं, 100 लोग हैं तो हर साल, हाँ मान लो कि समझो ना कि 100 लोग जो है ना कांस्टेंट रहते हैं, मतलब 10 आदमी मरता है फिर 10 आदमी पैदा भी हो जाता है जी। अरे तो 10 आदमी उस गांव में मरता भी है, 10 आदमी। हाँ लेकिन ये है कि उस गांव की जनसंख्या 100 हमेशा ही रहेगा, और हर साल उसमें कितना आदमी मरेगा? 10 आदमी मरेगा, 10 आदमी पैदा होगा। तो यहाँ पर बाबू 85 लोग हैं उस गांव में। क्या लग रहा है आपको, हर साल कितना मरना चाहिए? 10 ही आदमी मरना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं कि 5 आदमी मरेगा? जब 100 लोग थे तो 10 लोग मरते थे। बोलो ना, एक प्रोपोर्शन होता है लोगों के मरने का, ठीक है? 100 लोगों में 10 आदमी का एज उतना हो जाता है कि वो टाइम से अपना मर जाता है। तो 50 लोग हैं तो 5 लोग। ये कितने लोग कह रहे हैं, कितने लोग ऐसा लग रहा है कि 5 आदमी मरेगा? एक आदमी ही सिर्फ कॉन्फिडेंट है। कितने लोग कह रहे हैं कि सर अगर इसमें 100 लोगों में 10 आदमी मर रहा है तो 50 में भी 10 ही मरेगा, वो 20 आदमी भी रहेगा तभी 10 को मरेगा। ये तुम लोग कहां से आते हो रे? एक बात बताओ, इंडिया में, चुप, हल्ला नहीं करो। इंडिया में 1 अरब आदमी मान लो है, तो हर साल लोग मरते हैं ना, तो मान लो 5 करोड़ लोग मर रहे हैं। बोलो, हर साल कितने लोग मर रहे हैं? तो 1 अरब में 5 करोड़ लोग मर रहे हैं। अब कहीं का जनसंख्या मात्र, किसी और देश का लो ना, जिसका 10 करोड़ है, मान लो पाकिस्तान का 10 करोड़ है, मान लो 10 करोड़ है, तो 1 अरब लोग में हर साल कितने लोग मरते हैं? 5 करोड़ लोग मरते हैं। तो कहीं का जनसंख्या, कोई दुनिया में ऐसा देश होगा ना जिसका जनसंख्या 10 ही करोड़ होगा, तो उस देश में भी हर साल 5 करोड़ लोग मरते होंगे। कोई ऐसा भी देश होगा जिसका जनसंख्या 5 करोड़ होगा, तो 1 साल में सब लोग मर जाएंगे। यार दिमाग से पैदल हो गया रे तुम लोग। अरे ज्यादा लोग हैं, 1 अरब आदमी है तो हर साल 5 करोड़ लोग मर रहे हैं, मतलब 5% लोगों का एज उतना हो जाता है कि वो मर जाते हैं। तो 1 अरब है तो 5 करोड़ लोग मर रहा है। कहीं का जनसंख्या अगर मात्र 10 करोड़ है तो 10 करोड़ का 5% आदमी मरेगा। एकदम पैदल हो तुम लोग, कॉमन सेंस से। कोई ये सब पढ़ लिख के क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा। एक जनरल सिचुएशन मैंने दिया है ठीक है, एक बार फिर से बताइए, एक बार फिर से बताइए। मान लीजिए 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोग हैं इंडिया में, तो हर साल कितने लोग मर रहे हैं? 5 करोड़ लोगों को मार दिया जाए, 5 करोड़ लोग मर रहे हैं, नेचुरल उनका डेथ हो रहा है। मान लीजिए कोई बीमारी उमारी से नहीं मर रहे हैं, एज हो जा रहा है, वो लोग मर जा रहे हैं। तो किसी देश जिसका जनसंख्या 5 करोड़ होगा
तो उस देश में भी हर साल 5 करोड़ लोग मर जाते होंगे। उस देश में उसके हिसाब से लोग मरते होंगे। बोलिए जल्दी। जैसे 100 करोड़ का कितना परसेंट 5 करोड़ होता है? 5%। 100 करोड़ का 5% होता है। तो किसी देश जिसमें 10 ही करोड़ लोग होते होंगे तो उसमें भी 5% लोग मरेंगे। 5% लोगों का एज हो जाता होगा तो कितने लोग मरेंगे? तो 50 लाख लोग मरेंगे। किसी देश का जनसंख्या 5 ही करोड़ है तो उसमें 2.5 लाख लोग मरेंगे। आप ये समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं लोगों के मरने की जो संख्या है ना, वो उस देश के टोटल जनसंख्या पर भी डिपेंड करता है। ठीक है? इसको हम बहुत आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 न्यूक्लियस में अगर 10 न्यूक्लियस का नाश होता है 1 सेकंड में, तो 50 न्यूक्लियस ही अगर होगा ना तो 5 न्यूक्लियस का नाश होगा 1 सेकंड में। क्यों? क्योंकि इसमें 50-50 का 2 गो है। अरे बोलो, 50 न्यूक्लियस होगा तो 5 न्यूक्लियस पर सेकंड के रेट से अगर ये खत्म हो रहा है तो बाबू इसमें 50-50 का कितना है? 2 गुना है। माने रूल ये है कि 50 आदमी में 5 आदमी को मरना है। तो यहाँ टोटल कितने लोग हैं? तो 10 लोग मरेंगे। 50 यहाँ है तो 5 यहाँ से मर जाएंगे। 50 यहाँ है तो 5 यहाँ से मर जाएंगे। बोलिए, अरे बोलो ना। तो मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हम आधा कर दें तो रेट ऑफ डिके भी आधा हो जाएगा। क्लियर है? रेट ऑफ डिके भी आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ रेट ऑफ डिके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इसी को बोला जाता है रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। उन्होंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी को बोला जाता है रेट ऑफ डिके। जैसे मान लो बाबू कि शुरू में कितना था? 100 था, बाद में कितना हो गया? 90 हो गया। मैंने 1 सेकंड के बाद कितना हो गया? 10 न्यूक्लियस का नाश हो गया और वो 90 हो गया। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितना है? -10 न्यूक्लियस पर सेकेंड। अरे इसी रेट से ना चेंज हो रहा है, 10 न्यूक्लियस पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है। या रेट ऑफ डिके कितना बोला जाएगा? यहाँ डिके किस रेट से हो रहा है? 10 न्यूक्लियस पर सेकेंड के रेट से डिके हो रहा है। तो रेट ऑफ डिके को हम लोग dN/dt से दिखा देंगे और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जितना कम होगा रेट ऑफ डिके भी उतना ही कम होगा। ठीक है? सामने में हम लोग लगाएंगे माइनस, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई समय के साथ कम ना हो रहा है और जब भी चीजें कम हो रही होती हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है। जब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, इक्वालिटी का साइन आता है, तो हमको एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है। उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है लैम्डा से और उसको कहा जाता है डीके कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? डीके कांस्टेंट, या फिर इसको बोला जाता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है? और अलग अलग सैंपल ऑफ न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट अलग अलग होता है। किसी का ज्यादा होगा तो किसी का कम होगा। ठीक है? अब सुनिए, आप एक काम करिए, इसे dt को इधर लेके जाइए। तो बताइए dn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -λ इंटू dt, और n को नीचे लेके आ जाइए। तो n नीचे आ गया। अब बताओ, इधर d समथिंग इधर d समथिंग, अगर ऐसा दिखता है तो हमको क्या करने का मन करता है? हमको मन करता है कि हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें। तो आइए हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है? हाँ, सांप छोड़ते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात है। मान लो बाबू कि t इज इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना था? कितना था? 0 था। अरे ये n0 लिखा हुआ है। t इज इक्वल टू 0 पे का मतलब हुआ इनिशियल सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना था? n0 था। आफ्टर सम टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कुछ तो कम हो जाएगा ना, उनका नाश हो चुका रहेगा। तो कितना हो गया? मान लो n हो गया। ये है t इज इक्वल टू टी पे, है ना? तो हमको यही पता करना है कि किसी भी टाइम टी पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना बचा हुआ है, अगर शुरू में n0 था तो आइए अब हम लोग इधर लिमिट लगाते हैं। तो बताओ वेरिएबल कौन है? टाइम है। टाइम कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से लेके t तक वेरी करेगा। तो 0 से लेके t तक इधर वेरिएबल
वेरिएबल कौन है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। समय के साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वेरी कर रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो t इज इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना है? n नॉट है। और t इज इक्वल टू t पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना है? n है। अरे है ना? हाँ ठीक है। अब आपको इंटीग्रेट करना है dn अपॉन n का, इंटीग्रेशन करना है। कितना होता है ये हम लोगों ने पढ़ा है क्या? 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन तुमने पढ़ा है? बताओ तो कितना होता है? log x होता है, ln x होता है। अरे भाई दोनों होता है, ln भी तो log ही है, बस उसका बेस कितना हो जाता है? e हो जाता है। तो बाबू ये मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, या फिर हम इसको log x टू दी बेस e भी कह सकते हैं। क्या बोलते हो? तो ये लिखा हुआ है dx बाई एक्स, बात मत करिए, dx बाई एक्स। ये लिखा हुआ है dn बाई n, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log n टू दी बेस e। और बताइए नीचे वाला लिमिट नीचे और ऊपर वाला लिमिट ऊपर रहेगा। माइनस लैम्डा तो कांस्टेंट है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और dt का, चुप रहो, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। ब्रैकेट में घेरा जाए, 0 से लेकर t लिखा जाए। अब एक बार जहां n है उसकी जगह पे किसको रखोगे? n को रखोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा log n टू दी बेस e। माइनस का साइन देखे, n की जगह किसको रखोगे? n नॉट को, तो log n नॉट बेस में कितना? e इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, और t की जगह t रख के माइनस करके 0 करोगे तो tn रह जाएगा। लिख लो, क्या दिक्कत है? t माइनस 0। अब देखो ये भी हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा है कि log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m बाई n। बोलो पढ़ा है कि नहीं हम लोगों ने? अभी उस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो ये लिखा हुआ है log m, इसको m पढ़िए, माइनस log n का मतलब हो गया log m बाई n, और बेस तो वही रहेगा जो है, ठीक है। और इधर में आया माइनस लैम्डा t। अब हमको इस log को हटाना है, तो आपको याद होगा कि जब ये log हटता है तो ये नीचे जो पकड़ के लटका हुआ है इसको किधर भेजना पड़ेगा? आपको इधर भेजना पड़ता है, इधर भेजना पड़ता है। तो log हट गया, इधर में क्या बचा? n बाई n नॉट। और e जब इधर जाएगा ना तो इस चीज को वो अपना पावर बना लेता है। बोलो याद है? पावर बना लेता है, और ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस लैम्डा t। अच्छा रुकिए, अभी n नॉट को इधर भेजिए, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा n नॉट इंटू e टू दी पावर माइनस लैम्डा t। यानी t टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद टोटल कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे रहते हैं? n नॉट इंटू e टू दी पावर माइनस लैम्डा t, जिसमें n नॉट क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। शुरू में कितना था? हाँ, तो शुरू में अगर n नॉट था तो t टाइम के बाद कितना बचेगा? n नॉट इंटू e टू दी पावर माइनस लैम्डा t, इतना बचेगा, ठीक है। अरे बोलिए, सही है। आप देख लीजिए किताब में ये सब लिखा हुआ है आपका। कितने दिनों तक मुझको ऐसे वो तड़पाएगी, देखो मैं जो जिधर आए तू ही नजर। आपको पता है ना log x टू दी बेस e को हम ln x भी बोलते हैं। तो अगर यहां मैंने log लिखा है वहां मैंने ln लिखा है तो क्या मुझसे कोई गुनाह हो गया है? समझ में आया? चलो ठीक है। क्या आपको ये दोबारा समझना है कि मैं भगा दूंगा तुम दोनों को? अभी क्या आप दोनों बोल रहा हूं, क्या आप लोगों को ये दोबारा समझना है? हाथ उठाइए, दोबारा समझाता हूं मैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक्टिविटी की। किसकी बात करेंगे? तो ये जो तुमको टर्म दिखाई दे रहा है dn बाई dt, बोलिए ना, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है, तो इस माइनस साइन को उधर लेके चले जाओ तो ये पूरा एक पॉजिटिव टर्म बन जाएगा। तो इसी को बोला जाता है माइनस dn बाई dt, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डीके। क्या बोलते हैं? एक मिनट फिर से बताता हूं मैं।
dn बाई dt एक नेगेटिव क्वांटिटी ना है। dn बाई dt नेगेटिव क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लगातार कम हो रहे हैं, और जब भी कोई चीज कम हो रहा होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है। सामने में माइनस लग जाने से ओवरऑल ये कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसी को बोला जाता है एक्टिविटी, इसी को बोला जाता है एक्टिविटी। एंड एक्टिविटी इज डिनोटेड बाई क्या? आर। बोलो जल्दी। और सुनो, इधर देखो, माइनस साइन को इधर लेके गए थे तो इधर में क्या बचा था? लैम्डा इंटू एन। यानी कि ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एन, यानी एक्टिविटी इज इक्वल टू हो गया लैम्डा इंटू एन। और एन की वैल्यू अभी अभी देखिए हम लोगों ने फाइंड आउट की है, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो हम एन की जगह पे लिखने जा रहे हैं एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सही है। अब लैम्डा इंटू एन नॉट को हम लोग ना कुछ आर नॉट कह देते हैं, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं? आर नॉट कह देते हैं। तो ये हो जाएगा आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो ध्यान से देखा जाए तो जैसा रिलेशन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का था टाइम के साथ, वैसा ही रिलेशन एक्टिविटी का भी है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैसा था? एन बराबर एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये है आर बराबर आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। क्या बोलते हो? चलिए ठीक है। अच्छा, कोई पूछेगा कि आर नॉट क्या है तो बता देना कि ये इनिशियल एक्टिविटी है। कैसे? तो आप टी की जगह पे कितना रखिए? अरे टी की जगह पे कितना रखिए? 0। तो समथिंग टू द पावर 0 कितना होता है? कितना होता है? तो ये पूरा 1 नहीं हो गया, तो आर बराबर आर नॉट नहीं हो गया। तो बताइए आर बराबर आर नॉट कब होगा? आर बराबर आर नॉट कब होगा बताइए? जब टी इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो कहने का मतलब है ये इनिशियल एक्टिविटी है, ठीक उसी तरीके से जैसे ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। बोलिए ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़। यूनिट ऑफ एक्टिविटी। तो बाबू यूनिट ऑफ एक्टिविटी में सबसे पहला होता है बेकरल, और 1 बेकरल इज इक्वल टू होता है 1 डीके पर सेकेंड। बोलो ना। अगर मान लो किसी भी सैंपल ऑफ न्यूक्लियाई का में हर सेकंड 50 न्यूक्लियाई का डीके हो जाता है, तो बताइए एक्टिविटी कितनी है? 50 डीके पर सेकंड का मतलब हुआ 50 बेकरल। समझे नहीं आप? हर सेकंड अगर 50 न्यूक्लियाई का नाश हो जाए, 50 न्यूक्लियाई का डीके हो जाए, तो रेट ऑफ डीके को ही एक्टिविटी कहा जाता है। तो यहां एक्टिविटी कितनी है? 50 डीके पर सेकंड का मतलब हुआ 50 बेकरल। एक और होता है क्यूरी। तो क्यूरी को डिनोट किया जाता है CI से, और ये होता है 3.7 इंटू 10 टू दी पावर 10 डीके पर सेकंड। अरे डीके पर सेकंड को बेकरल भी कहा जाता है, बेकरल भी कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए 37 बिलियन डीके पर सेकंड हो रहा है ना, बोला जाएगा डीके रेट है 1 क्यूरी। समझ रहे हो? मैडम क्यूरी का नाम सुना था तुमने? उनके नाम से ये लिया गया है। और ये बेकरल नाम के कोई आदमी थे। गरीबी झलक रहा है कि नहीं? ये कहा है 1 डीके पर सेकंड तो बेकरल नाम दिया गया, और 37 अरब डीके पर सेकंड तो उसको क्यूरी नाम दिया गया। एक और थे रदरफोर्ड, वो बड़ा अमीर बनने चले थे। ऐसे आरडी से न लिखा हुआ, देखो क्या है आरडी से। हाँ ठीक है। वो होता है 10 टू दी पावर 7 डीके पर सेकंड। मतलब अगर सॉरी, हाँ लिखा मैंने 6 है, ठीक। 10 टू दी पावर 6 डीके पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में अगर 10 लाख न्यूक्लियाई का नाश हो जाए तो बोला जाता है वहां एक्टिविटी है 1 रदरफोर्ड। सही है? कितना है बोलो? 1 रदरफोर्ड है, ठीक है। हाफ लाइफ नाम से ही समझ में आ रहा है, आधी जिंदगी, आधा जीवन, ऐसा कुछ लग रहा है। मैं कह रहा हूं कि हम ये बात जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लगातार कम होते जा रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा समय होगा ना जिस समय के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सीधे आधे हो जाएंगे। अरे कुछ तो ऐसा समय होगा ना
कि शुरू में 100 थे, कुछ देर के बाद 50 हो जाएंगे। तो जितने टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधे हो जाएं, उसको बोला जाता है हाफ लाइफ। क्या बोला जाता है? और जैसे मान लो बाबू t इज इक्वल टू 0 पे मान लो टोटल कितना है, n0 है, तो जितने टाइम के बाद ये n0 बाई क्या हो जाए, उसी टाइम को बोला जाता है हाफ लाइफ, और डिनोट किया जाता है t हाफ से। सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दिया जाता है? हाफ लिख दिया जाता है। बोलिए, चलिए, यानी बताइए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना है इस केस में? n0 बाई 2। t हाफ टाइम के बाद क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सीधे आधे हो जाते हैं। वी नो दैट n इज इक्वल टू होता है n0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, अब बताइए n की जगह पे हमको कितना रखना है? n0 बाई 2। तो यहां पे रखते हैं n0 बाई 2, ये आपका n0 और e टू दी पावर माइनस लैम्डा, एंड t की जगह पे t हाफ रखेंगे हम लोग। अरे हाफ लाइफ के बाद ही ना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधा हो जाता है। अभी बताओ, n0 से n0 कट गया, इधर 1/2 बचा, और e का पावर नेगेटिव में, हमको पावर पॉजिटिव करना है, बुला के नीचे ला दें, तो 1/e टू दी पावर माइनस लैम्डा, बैक तेरे की नीचे आएगा तो माइनस थोड़े होगा, प्लस में लैम्डा t हाफ। आप इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, तो बताइए e टू दी पावर लैम्डा इंटू कितना, t हाफ इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब दोनों साइड ना आप लॉग ले लीजिए, तो लॉग ऐसा लीजिए जिसका बेस e हो। तो जब लॉग का बेस e हो जाता है तो उसको हम लोग ln भी कहते हैं। तो हम दोनों साइड में ln भी लिख सकते हैं, दोनों साइड में हम लॉग भी लिख सकते हैं, बस हमको बेस में e रखना होगा। तो इधर मैं लॉग ही लिखता हूं, तो लॉग e टू दी पावर लैम्डा इंटू टी हाफ, और बेस कितना लेना है? e लेना है। इधर भी हमको लॉग लेना है और बेस कितना लेना है? तो बेस जब e हो तो उस लॉग को ln बोला जाता है। तो इधर मैं डायरेक्ट ln2 लिख दूं, क्या कोई दिक्कत है? नहीं, आप नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अरे इधर भी आप log 2 टू दी बेस e लिख सकते थे, लेकिन log समथिंग टू दी बेस अगर e रहे तो उसको ln समथिंग भी बोला जाता है। तो ये मैंने किया। फिर देखिए, log की एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है, अगर मान लीजिए कहीं log a का पावर b रहे और ये log a का पावर b रहे और बेस अगर c हो जाए, तो ये जो पावर है वो तो बगल में आ जाता है, बगल में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, याद है? तो आपको नहीं लग रहा है कि ये पावर है? पावर आ जाएगा, बगल में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लैम्डा t हाफ और log e टू दी बेस e इज इक्वल टू ln2। ये भी बताया है मैंने कि log a और यहां भी a रहे, आंसर कितना 1 आता है। इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर होगा 1, यानी लैम्डा इंटू टी हाफ इज इक्वल टू होता है ln2, और लैम्डा चला जाएगा नीचे और टी हाफ आपको मिलेगा ln2 बाई लैम्डा, ln2 बाई लैम्डा। ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिहार बोर्ड वालों के लिए, सीबीएसई वालों के लिए नहीं है। सीबीएसई वाले ठीक है, समझ गए आप? ln2 बाई कितना? लैम्डा। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ln2 की वैल्यू होती है 0.693, क्योंकि जब कैलकुलेशन की बात आएगी तो ln2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना आपको, बोलो ना, और वो होता है 0.693, ऐसा होता है। चलिए, अगला है मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ। अब सुनिए, न्यूक्लियाई के अंदर जितने भी ये सैंपल के अंदर जितने भी न्यूक्लियाई हैं, उन सब का नाश ना हो रहा है, तो कोई थोड़ा पहले मर जाएगा, कोई थोड़ा बाद में मरेगा। यानी लोगों के, अब जैसे मान लीजिए कि कहा गया कि जापान के लोगों का एवरेज लाइफ 80 साल है। एवरेज लाइफ कितना है? क्या मतलब है कि एकदम 80वां बर्थडे जिस दिन वो मनाएगा उसी दिन मर जाएगा क्या? ऐसा थोड़े है। उसी में कोई होगा जो 90 साल भी जिएगा, कोई होगा जो 70। जब एवरेज निकाला गया तो कितना आया? 80 साल आया ना। तो कोई भी सैंपल ऑफ न्यूक्लियाई अगर आप लीजिएगा तो उसमें कोई पहले मरेगा, कोई बाद में मरेगा। बोलिए, तो हम लोग क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे।
सबकी लाइफ को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ लोगों से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे। तो उसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद करिए। एवरेज लाइफ होता है 1/λ, बस 1/λ। एवरेज लाइफ कितना होता है? हाफ लाइफ कितना होता है? ln 2/λ। अब बाबू एवरेज लाइफ होता है बस 1/λ। अच्छा तो एक बात बताओ, t हाफ इज इक्वल टू कितना? ln 2/λ। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि t हाफ इज इक्वल टू ln 2 और 1/λ को टाउ लिख सकते हैं? ये हाफ लाइफ है और ये एवरेज लाइफ है, ऐसा है। टाउ का मतलब एवरेज लाइफ है। चलिए, तो ये भी एक रिलेशन है दोनों के बीच में। चाहे हम इस ln 2 को नीचे लेके चले जाएं तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? t हाफ डिवाइडेड बाई ln 2 हो जाएगा। अरे बोलो ना, हो सकता है क्वेश्चन में आपको कहीं टाउ दे दे, t हाफ पूछे तो टाउ को ln 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं t हाफ दे दे और टाउ पूछ दे तो उसको ln 2 से डिवाइड करेंगे। बोलिए, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप डायरेक्ट ln 2 और 1/ln 2 दोनों का वैल्यू याद कर लीजिए। इस केस में 1/ln 2 ना आएगा, बोलिए क्या आएगा? 1/ln 2। अब यार हम ln 2 से डिवाइड करें किसी चीज को, अगर हम 0.693 से डिवाइड करें बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 1/ln 2 का वैल्यू याद कर लेते हैं सीधे 1.44। बोलो 1.44, यानी ये जितना भी दिया रहेगा, जैसे मान लो दे दिया कि टी हाफ है 50 साल, टी हाफ कितना है? 50 साल है, सीधे 50 साल को 1.44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि n बराबर होता है n0e⁻⁻λt। n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अरे कोई है जो समझ रहा है इसमें? हाँ ठीक है ठीक है। n क्या है? कौन है? n बराबर n0e⁻⁻λt और r बराबर r0e⁻⁻λt, जिसमें n है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और r है एक्टिविटी। r क्या है? एक्टिविटी है। दोनों का रिलेशन टाइम के साथ एकदम सेम होता है, सही है। तो दोनों का ग्राफ भी जब हम ड्रॉ करेंगे तो सेम ही ड्रॉन होगा। और मैंने आप याद करिए, मैंने आपको एक बार बताया था, कोई छोटका इक्वेशन होता है, कोई बड़का इक्वेशन होता है। बोलिए, याद करिए, किसी को याद है? छोटका इक्वेशन, बड़का इक्वेशन। मैंने कहा था कि तुम कहीं लिख लो, आगे चल के भी बहुत जगह यूज होता है। अरे किसी एक आदमी को ऐसे याद आ रहा हो तो ऐसे ऐसे करो। चलिए, छोटका इक्वेशन इस टाइप का होता है, y बराबर समथिंग a इंटू e⁻⁻b है। अब बड़का इक्वेशन इस टाइप का होता है, y बराबर a इंटू 1 - e⁻⁻bx। ऐसा कुछ याद है? ऐसा इस केस में अगर हम इसको y बोले और इसको क्या बोले तो ग्राफ ऐसा बनता है। ग्राफ कैसा बनता है? ये सटा नहीं है, ये कहाँ जाके सटेगा? इनफाइनाइट पे जाके सटेगा। हाँ, और ये जगह होती है a। तो छोटका इक्वेशन तब यूज होता है जब कोई चीज एक्सपोनेंशियली कम हो रहा हो। क्या हो रहा हो? और इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, जिसमें बाबू ये वाली जगह होती है a। अब किसी को याद आया होगा कि हाँ सर कभी तो आपने ऐसा बताया है। तो यहां सुनिए, इसमें यानी जब इक्वेशन इस टाइप का आपको दिखे ना तो समझिएगा कि ये होगा इनिशियल वैल्यू। मतलब x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू यही ना है, तो ये इनिशियल वैल्यू है। और x के साथ y की वैल्यू लगातार कम होने लगेगी। कम होते होते कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन 0 होने में समय कितना लगेगा? इनफाइनाइट लगेगा। समय कितना लगेगा? इनफाइनाइट लगेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें बताओ इनिशियल वैल्यू कितनी होगी? 0। अब बढ़ते 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 ये कितना हो जाएगा? a। लेकिन ये होने में कितना समय लगेगा? इनफाइनाइट है। तो यहाँ a से घट घट के 0 हो गया था, यहाँ 0 से बढ़ बढ़ के
ए हो गया है, वो है छोटका इक्वेशन, ये है बड़ा। ये इक्वेशन बहुत जगह यूज होता है। कैपेसिटर में भी अगर हम लोग थोड़ा सा और हाई लेवल में जाते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विथ रजिस्टर पढ़ते हैं, तो उसमें ये दोनों इक्वेशंस आती हैं। हम इंडक्टर में भी थोड़ा और हाई लेवल पर जाते हैं, डिके एंड ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये दोनों इक्वेशन आएगा। अरे बोलिए जल्दी। और आज भी हमको ऐसा एक इक्वेशन दिखा है, n बराबर n नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा। कंपेयर करें तो ये y बराबर a ई टू दी पावर माइनस बी एक्स टाइप का है कि नहीं? बस आप ये बताइए कि जनरली जहां हम लोग y लेते हैं मैथ्स में, यहां पर कौन आया है? यानी ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा। जनरली जहां हम लोग x लेते हैं मैथ्स में, यहां पर कितना आया है? फिजिक्स में वो टाइम होता है कि नहीं? मैंने कहा है आपसे, मैथ्स वालों के लिए x इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये x रहेगा। सॉरी ना, टाइम इंपॉर्टेंट है, x के फेरा में नहीं पढ़ना है। ये देखिए, मैथ्स वालों को पढ़ने दीजिए, हम लोगों के लिए टाइम जो है, सुनिए इधर देखिए, जहां पर मैथमेटिकल इक्वेशंस में जहां x होती है वहां हमारे लिए टाइम होता है। ठीक है, अब यहां देखो a है और उसकी जगह यहां क्या आया है? n नॉट आया, तो जाहिर सी बात है कि ये n नॉट होगा और फिर कम होते होते कितना हो जाएगा? अरे कम होते होते कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अरे बोलिए ना, ऐसा हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा ये सही है ना, मतलब ग्राफ क्लियर है नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टी हाफ के बाद क्या होगा? अच्छा चाहे ऐसे बताइए कितनी देर के बाद ये n नॉट बाई 2 हो जाएगा? कितनी देर के बाद? t इज इक्वल टू 0 पे n नॉट था, तो कितने देर के बाद ये n नॉट बाई 2 होगा? और ये तुमको लग रहा है ना कि ये पूरे n नॉट का आधा है, तो ये होगा बच्चों t हाफ। पता है अगले t हाफ पे क्या होने वाला है? अगले t हाफ का मतलब हुआ 2t हाफ पे क्या होने वाला है? जो बचा है उसका आधा हो जाएगा। अरे तो कितना बचा है? n नॉट बाई 2 ना, उसका आधा होगा तो कितना होगा? n नॉट बाई 4। अगर आपको यकीन ना हो तो आप करके देख लीजिएगा, ये उसी के बीच में आएगा एकदम। तुमको नहीं लग रहा है कि क्या ये n नॉट बाई 4 है? नहीं समझे ना? बताओ अगले टी हाफ में क्या होने वाला है, यानी 3t हाफ में क्या होने वाला है? जो बचा है उसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, देखिए बताइए कितना हो जाएगा? देखिए, तो ये अगर n नॉट बाई 4 है तो जाहिर सी बात है n नॉट बाई 8 ही ना होगा, तो ये हो जाएगा n नॉट बाई, बताइए अगले टी हाफ में क्या होगा? जो बचा है उसका आधा हो जाएगा, n नॉट बाई 16, n नॉट बाई 32, n नॉट बाई 64, n नॉट बाई 128, n नॉट बाई 256, n नॉट बाई 512 होगा, 1024 होगा, 2048 होगा, 4096 होगा। ऐसा नहीं हो जाएगा? ठीक है हो गया, ऐसा होगा। और सिमिलरली अगर हम ग्राफ किसकी बनाए, एक्टिविटी वर्सेस टाइम की बनाए, तो उसका ग्राफ भी ना, चिपक गया गलती से हाँ बाबू, ठीक है ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा आर नॉट, और कम होते होते इनफाइनाइट टाइम पे जाके कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है आफ्टर 1 एवरेज लाइफ, आफ्टर 1 एवरेज लाइफ, मान लीजिए एवरेज लाइफ आया कुछ 50 सेकेंड, कितना आया? तो एवरेज लाइफ का मतलब होता है t इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो हम जानते हैं n बराबर होता है n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा t ना जी। अब t की जगह पे कितना रखना है? 1 अपॉन लैम्डा ना रखना है, तो आप t की जगह पे रख दीजिए
1/λ, लैम्डा से लैम्डा कट गया। अरे बोलिए ना, कहने का मतलब है एवरेज लाइफ का मतलब 1/λ ना हुआ। एवरेज लाइफ का मतलब टाइम कितना हुआ, 1/λ। तो आप माइनस लैम्डा टी की जगह 1/λ रखिए, लैम्डा से लैम्डा कटेगा और ये होगा n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर -1। e टू द पावर -1 का मतलब हुआ 1/e। अरे भाई इसको नीचे लेके आओगे तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। 1/e की वैल्यू याद करिए, वो होता है 0.37 n नॉट। अच्छा एक और बात है, डेसिमल को अगर हटाया जाए तो बाबू नीचे में 100 आएगा, बोलिए। और पता है हम इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाता है 37%। ये 37% लिखा हुआ है, यानी एक एवरेज लाइफ के बाद, एक एवरेज लाइफ के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे रहते हैं, 37% बचे रहते हैं। बाकी 63% का खत्म हो चुका है, नाश हो चुका है। बोलो, चलो ठीक है। तो ये बात है, इसका मतलब हुआ ना कि अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, शांत रहिए, क्या ड्रॉ करें, तो ये वो जगह है जो कि 0.5 n नॉट है, का मतलब 50% ऑफ n नॉट। नहीं समझे आप, 0.5 का मतलब आधा ही ना होता है, तो ये n नॉट का आधा लिखा है मैंने, यानी 50% ऑफ n नॉट। आधा का मतलब 50% ना हुआ है, तो यहां ना कहीं नीचे में ना होगा 0.37 n नॉट है। इसका मतलब हुआ कि हाफ लाइफ कम होता है, एवरेज लाइफ ज्यादा होता है, एवरेज लाइफ बाद में आता है, ठीक है। मतलब अगर एक ही ग्राफ पे हमको हाफ लाइफ को भी कहीं ड्रॉ करना हो, एवरेज लाइफ को भी कहीं ड्रॉ करना हो, तो एवरेज लाइफ कहाँ आएगा, बाद में आएगा। एवरेज लाइफ ज्यादा होता है हाफ लाइफ से, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये भी ग्राफ देखिए, उसमें लिखा होगा उसके लिए, लेकिन आपको शायद पेज पलटना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए सुनिएगा, ये हम लोग देख चुके हैं। सुनिए, आफ्टर एन हाफ लाइफ बोल रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बचेंगे। आफ्टर एन हाफ लाइफ बोल रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बचेंगे। तो तुम बता सकते हो कि एक हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बचते हैं। नहीं, एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचता है, n0/2। 2 हाफ लाइफ के बाद बोलो n0/4। 3 हाफ लाइफ के बाद बोलो n0/8। अरे जो है उसका आधा होता जाता है, बताओ। 4 हाफ लाइफ के बाद n0/16। और बताओ n0/32। ऐसा ही ना जाएगा। सवाल है कि n हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, तो n0/2 टू दी पावर n। ये फॉर्मूला याद करिए, यकीन ना हो तो आप देख लीजिए। एक हाफ लाइफ अगर कोई पूछ रहा है तो n की जगह पे क्या रखिएगा, 1। n0/1 n0/2। हाँ, 2 हाफ लाइफ के बाद पूछ रहा है, हाँ, दिस विल बिकम n0/4। 3 हाफ लाइफ के बाद पूछ रहा है n0/8। आप 2 टू दी पावर 3 करिएगा, यू विल गेट 8। यू विल गेट n0/8। 4 हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, 2 टू दी पावर 4 का मतलब 16 हुआ, n0/6। ऐसा हो जाएगा। सुनिए, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट। फ्रैक्शन और परसेंटेज, फ्रैक्शन और परसेंटेज जो होता है ना, उसमें अंतर ये होता है कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना, 100 में, और फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 में कितना। तो आप बताइए, हाफ लाइफ के बाद अगर n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे तो कितना बचता है, 2 टू दी पावर n बचता है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर n0 थे तो इतना बचा है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर 1 होंगे, अरे इसी को ना फ्रैक्शन बोला जाता है कि 1 में कितना बचेगा। तो n0 थे तो इतना बचा है, 1 होगा तो 1 होगा तो ये n0 को नहीं, अरे एक ही नियम है भाई। तो ये n0/2 टू दी पावर n आज डिवाइडेड बाई ना n0 करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। अरे ये आके डिवाइड होता है, कट गया, यानी 1/2 टू दी पावर क्या, n। तो ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर n हो जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, यानी कि एक हाफ लाइफ के बाद कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है,
1/2, और 1/2 फ्रैक्शन को ही आम बोलचाल के भाषा में आधा कहा जाता है। फ्रैक्शन अगर 1/2 का हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? हम बोलेंगे एक हाफ लाइफ के बाद आधे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे। आप बताइए 2 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? 2 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? 1/4 बचेगा, 1/4 फ्रैक्शन हो गया। 3 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? 1/8 बचेगा, 1/8 फ्रैक्शन बचा हुआ है। ठीक है, क्या तुम लोगों को ऐसा लग रहा है क्या, मतलब तुम लोग इस हिसाब से मोबाइल चला रहे हो कि लग रहा है कि सर नहीं देख पा रहे होंगे? हम बात किससे कर रहे हैं, बोल कौन रहा है? महाथेथर रहोगे तुम लोग जिंदगी भर, समझे? परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना। तो बाबू 1 में अगर इतना तो 100 में कितना। अगले लाइन में अगर 100 के लिए हम लिखें तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। देखिए इससे लाके डिवाइड किया जाता है और इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। ये पढ़ा है आप लोगों ने यूनिटरी मेथड में। तो बाबू इसी चीज को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/2 टू दी पावर n इंटू कितना 100। क्या मतलब हुआ कि एक हाफ लाइफ के बाद कितना परसेंट बचेगा? तो आप यहाँ 1 रखिए, 100/2 कितना 50% बचेगा। 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? तो 100/4 का मतलब क्या हुआ? 25 बचेगा। 3 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? 12.5% बचेगा। माने हर हाफ लाइफ के बाद वो आधा होता जा रहा है। तो परसेंटेज में ऐसा होगा ना कि एक हाफ लाइफ का 50%, फिर 25%, फिर 12.5%, फिर 6.25%, ऐसे करके आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड आफ्टर टाइम टी। हमको पता करना है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का डिके हो गया है। तो शुरू में यानी t इज इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं? n0 है। कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके कर गए होंगे, बोलिए ना, कुछ का डिके हो गया होगा। और टी टाइम पे मान लीजिए कितने बचे हुए? n बचे हुए। तो आपको पता करना है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का डिके हो चुका है। इसके लिए आप क्या करिएगा? इसमें से जो बचा हुआ है उसको घटा। जैसे मान लीजिए 100 आदमी था, बोलो 1 साल के बाद हम उस गांव में गए तो बस हमको 80 आदमी मिला। इसका मतलब कितने लोग मर चुके हैं? 20 आदमी मर चुके हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड पता करना है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या डिकेड पता करना है, तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में से जितना बचा हुआ है उसको आप घटा लीजिए। फॉर्मूला देखो पढ़ा है हम लोगों ने, ये होता है n0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा t, और इसमें से हम n0 को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस e टू दी पावर माइनस लैम्डा t। आप यकीन मानिए अभी हमने वो बड़का इक्वेशन देखा था, ये वैसा ही है, ये वही है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा, और ये हो जाएगा n0, यही ना हो जाएगा। यानी ये बताना चाहता है कि t इज इक्वल टू 0 पे कितने लोग मरे हैं? अभी कोई मरा नहीं, अभी 100 लोग हैं। समय बढ़ेगा तब ना मरेंगे, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा लोगों के मरने की संख्या, और कितना टाइम लग जाएगा सारे लोगों को मरने में? इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। सही है बाबू? ऐसा है। इसमें भी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ t हाफ के बाद कितने लोग बचे होंगे, तो n0/2। n0/2 का मतलब हो गया 0.5 n0 ना जी। और एवरेज लाइफ तो बाद में ना आता है, सुनिएगा एक मिनट। t हाफ के बाद कितने लोग मर चुके हैं, बचा हुआ नहीं, वो गलती से बोल दिया मैंने। कितने लोग मर चुके हैं, मरे हुए लोगों की ना संख्या बता रहा है। हाँ, कितने लोग मर चुके हैं? आधे लोग मर चुके हैं। ठीक, एवरेज लाइफ के बाद देखा जाए कितने लोग मर चुके हैं, तो आप याद करिए बचे हुए लोग थे 37%, तो मरे हुए लोग होंगे 63%। तो यानी कि ये हो जाएगा 0.63 n0। जाहिर सी बात है 0.63 0.5 से तो ज्यादा ही ना होगा, तो ऐसा हो जाएगा। अरे बोलिए ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए ये ग्राफ भी उसमें दिया हुआ है।
ऐसा क्या है ना? आगे बढ़े क्या हम लोग? ये देखिए, नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए। क्या बाबू? ये बोल रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई खत्म होते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल में जो फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई खत्म होते हैं, चाहे जो परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियाई खत्म होते हैं वो सेम होते हैं। फ्रैक्शन में और परसेंटेज में वो सेम होंगे इक्वल टाइम इंटरवल में। नंबर में सेम नहीं होंगे, नंबर में सेम नहीं होंगे, फ्रैक्शन और परसेंटेज में सेम होंगे अगर हम टाइम इंटरवल इक्वल लें तो। ये आपको नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से भी आप समझिए। ये कितने हैं? 100 हैं। और मान लीजिए 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, या 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड में ये हो जाते हैं 90। तो बताओ अगले 10 सेकंड में ये कितने होंगे? कितने होंगे? टाइम इंटरवल हमने एकदम इक्वल लिया है, 10 सेकंड और 10 सेकंड। इक्वल टाइम इंटरवल में परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियाई जो खत्म हो जाते हैं, चाहे जो परसेंटेज बचा हुआ है, वो सब इक्वल होता है। फ्रैक्शन भी इक्वल होता है। ठीक है, तो 10 सेकंड में 100 से 90 हो गया, यानी कितने न्यूक्लियाई का नाश हुआ? 10 का नाश हुआ। तो बताओ अगले 10 सेकंड में कितना होगा? फिर 10 खत्म, फिर अगले 10 सेकंड में 70 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, और इस तरीके से 10 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। कितना होगा बोलो? कितने बचे होंगे उधर? कितने लोग 81 बोल रहे हैं कि 81 बचा होगा? क्या सोच के तुम बोल रहे हो? बोलो। ये लड़का कह रहा है कि 100 था तो 90 हुआ, इसका मतलब कितना परसेंट खत्म हुआ? 10% खत्म हुआ। तो अगले 10 सेकंड में भी इसका 10% ही खत्म होगा। तो 90 का 10% 9 होगा। 9 खत्म होगा का मतलब कितना बचेगा? फिर इसका 10%, 8.1 इसमें से घटाइएगा, फिर उसका 10%, और इसी तरीके से पूरी तरीके से खत्म होने में इसको कितना समय लग जाएगा? इनफाइनाइट टाइम। बोलिए ना। तो ये चीज है। ठीक है, चलिए अभी बताते चले जाइए। बिहार बोर्ड आपसे पूछ रहा है, बोलिए जल्दी। बोल रहा है हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में क्या रिलेशन है? तो टी हाफ जो होता है वो ln2 इंटू एवरेज लाइफ होता है ना, पढ़े हैं ना हम लोग। और ln2 की वैल्यू होती है 0.693। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू, ये 1.6 है तो ये थोड़े होगा, ये ना होगा, डी वाला हो जाएगा। ये बताओ कौन सा होगा? ये बोल रहा है कि टी हाफ क्या होता है? तो टी हाफ पढ़ा है हमने, ln2 बाई लैम्डा होता है। ln2 की वैल्यू होती है 0.693 और डिवाइडेड बाई क्या? लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। कौन सा है? ए नंबर है। ये एवरेज, ये टी हाफ थोड़े है रे, टी ए लिखा हुआ है। अब बताया नहीं है कि क्या है ये, तो हम लोग ए से एवरेज ही ना समझेंगे। ये एवरेज लाइफ पूछ रहा है, तो एवरेज लाइफ को हम लोग डिनोट तो खैर टाउ से करते हैं, इसने टी ए से किया है। 1 अपन क्या होता है? लैम्डा होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए। द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड क्या? जितने देर में इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको हाफ लाइफ बोला जाता है। ठीक है, हाफ लाइफ बोला जाता है। ये सेम क्वेश्चन है, मतलब वो पूछा था 19 में और ये पूछा है 17 में, एग्जैक्टली सेम है, डॉट का भी फर्क नहीं है, हाफ लाइफ कहा जाता है। द डिके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज कितना? 5.2 इंटू 10⁻³ पर ईयर। तो डिके कांस्टेंट को लैम्डा से ना दिखाया जाता है, तो 5.2 इंटू 10⁻³ पर ईयर तुमसे बोल रहा है डिटरमाइन इट्स हाफ लाइफ। तो बाबू हाफ लाइफ का मतलब ये तुमसे टी हाफ पूछ रहा है, जो कि होता है ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, ln2 की वैल्यू हम जानते हैं
0.693 डिवाइडेड बाई यहां पर थोड़े होगा, इसको ना पर बोला जाता है, तो बस हम ऐसे लिख लेंगे 5.2 इंटू 10⁻³ पर ईयर, ऐसे बोल देंगे, पर थोड़े कुछ लिखेंगे। हाँ कोई बात नहीं है। अब लैम्डा की जगह पे हम लोग क्या रखें, 5.2 इंटू 10⁻³ अब पर ईयरवा कूद के चल जाएगा, ईयर कूद के कहां चला जाएगा, ऊपर चले। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अब जो भी इसका कैलकुलेशन आ जाए और आंसर हमारा साल में आएगा, ईयर में आएगा, इसे आपको हाफ लाइफ इसका मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है ट्रिटियम का हाफ लाइफ कितना है, ट्रिटियम का हाफ लाइफ कितना है, 12.5 साल में ट्रिटियम, क्या 29 के बाद ये 31 आ गया क्या देखे क्या है 30, अरे वही था कि 100 से 90 हुआ है, मैंने 1 सेकंड में 100 से 90 हुआ है, तो अगले 1 सेकंड में कितना होगा, तो 90 से 81 हो जाएगा, वो वाला क्वेश्चन था। खैर कोई बात नहीं। ट्रिटियम का हाफ लाइफ कितना होता है, 12.5 साल होता है। अंडरगोज अ बीटा डीके। अब ये बीटा डीके कैसे होता है उससे हमको लेना देना नहीं है, बस हमको समझना है कि ये खत्म हो रहा है। तो बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल ऑफ ट्रिटियम विल रिमेन अनडिकेड, माने कितना फ्रैक्शन बचा रहेगा 25 साल बाद। तो 25 साल का मतलब कितना हाफ लाइफ हो गया, अरे 12.5 साल का मतलब 1 हाफ लाइफ, तो 25 साल का मतलब कितना हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ। 2 हाफ लाइफ के बाद कितना फ्रैक्शन बचा रहता है, तो हम लोग 1/2 टू दी पावर n ना पढ़े हैं, तो 1/2 टू दी पावर यानी 1/4 बचा रहेगा। अरे यार ये सब कॉमन सेंस करने वाला है, एक हाफ लाइफ में आधा, अगले हाफ लाइफ में उसका भी आधा, आधे का आधा 1/4 ये हो जाएगा। ये देख लो, कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज कितना, 1622 साल, मतलब 1622 साल में रेडियम को जाके जोखोगे ना तो वो आधा हो जाएगा। ठीक है, 1 kg का रहेगा तो वो आधा kg का हो जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 7/8 ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ रेडियम ऑफ डिके। आप बताइए कितने साल के बाद रेडियम का 7/8 पार्ट खत्म। डिके है, डिके का मतलब खत्म हो जाता है। तो 7/8 पार्ट अगर खत्म हो गया तो बचा कितना होगा, 1/8 पार्ट बचा होगा। अरे 8 भाग का 7 भाग भाग गया तो बचा कितना, 1 भाग बचेगा। तो हमको अगर ये पता करना है, शांत रहो, कि फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, इसको लेफ्ट बोलिए, लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, बचा हुआ। फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट तो कितना होगा, 1 - 7/8 का मतलब 1/8। अब तुम बताओ ना, ओए तुम बताओ कितने हाफ लाइफ के बाद 1/8 बचेगा, 3 हाफ लाइफ। कॉमन सेंस, मुंह जबानी बताएंगे। 1 हाफ लाइफ के बाद कितना बचता है, 1/2। 2 हाफ लाइफ के बाद 1/3, अरे सॉरी 1/4। 3 हाफ लाइफ के बाद 1/8। 4 हाफ लाइफ के बाद 1/16, 1/30। ऐसा जैसे ही हमने देखा 1/8, हमने तो कहा कि ये तो है 3 हाफ लाइफ का कमाल। हमने पढ़ा है फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट का फॉर्मूला था 1/2 टू दी पावर n, और वो कितना है 1/8। तो 1/2 टू दी पावर n, और इसको लिखेंगे 1/2 टू दी पावर 3। कंपेयर करेंगे तो n की जगह कितना आएगा 3, यानी आफ्टर 3 हाफ लाइफ ऐसा होने वाला है। तो बताइए टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 3 गुना, और 1 हाफ लाइफ कितने का है, 1622 ईयर का है। मिला जुला के कितना हो जाएगा, ये 4866 साल हो जाएगा। नहीं समझ में आया, यानी कि हाँ बाबू, इतने साल बाद 4866 साल के बाद आप आगे देखिएगा, है ना, तो उतना पार्ट बचा हुआ रहेगा।
रुकिए रुकिए, एक मिनट एक मिनट। अच्छा ये क्वेश्चन मैं बता नहीं रहा हूं, खाली मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं कि इसमें तुम क्या करना, बाकी घर ही जाना है। व्हाट विल बी द एक्टिविटी ऑफ क्या? 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम, 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम सैंपल इफ द हाफ लाइफ ऑफ फॉर अल्फा डिके इज कितना? तुमको पता है 45 के ऊपर कितना जीरो है? 8 को जीरो है ना? हाँ, तो 450 करोड़ साल ये लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 450 करोड़ साल बाद यूरेनियम अपने इनिशियल वैल्यू का आधा हो जाता है। यकीन ना हो तो आप नाप के देख लीजिएगा। तो बोल रहा है कि रहने दीजिए, कल हम लोग मिलते हैं तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट।